ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट का, और मैं बैड डेट्स के ना कोशिश करूंगा कि आज क्वेश्चन शेयर कर दूं। वैसे तो ये हर सवाल के अंदर आएंगे बैड डेट्स की एडजस्टमेंट आएगी, तो हमने वैसे ही करनी है जैसे रूटीन में करते हैं। मिस्टर शाय हैज बीन ट्रेडिंग फॉर सम इयर्स एज अ फ्लोर मर्चेंट। द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज लेजर्स। किस डेट को? 30 अप्रैल 2007 कह लो, 17 कह लो। The end of his most recent financial years, most recent financial years, जो अभी अभी आपका ईयर खत्म हुआ। कैपिटल, सेल्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स ही होते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये क्या चीज है? ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी प्रोविजन होती है वो कौन सी होती है? ड्रॉ डाउन होता है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ड्राइंग्स, कैरेज आउट, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, हीट एंड लाइट, पोस्टेज, एडवर्टाइजिंग, सैलरीज एंड वेजेस, बैड डेट्स। ये वो चीजें जो हमारी बैड डेट से रिलेटेड है। फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, ट्रेड डेटर्स, फिटिंग एंड फिक्सचर एट कॉस्ट, और उसकी डेप्रिसिएशन। ये उसकी कॉस्ट है और ये उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। हम लिखते कैसे हैं भला? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हम जब वो एसओएफई बनाते हैं ना तो कैसे लिखते हैं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेप्रिसिएशन थी वो एक्सपेंस होता है बस, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर चीज होती है उसका एक इफेक्ट होता है। ट्रायल एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज होती है उसका एक इफेक्ट होता है, और वो क्या होगा? ये एक्सपेंस में चली जाएगी। और ये डेप्रिसिएशन इसके अंदर प्लस हो चुकी है। कैसे पता चला? ये डेट भला कौन सी बताई हुई है? ये स्टार्ट ऑफ द ईयर है या एंड ऑफ द ईयर है? ये एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब है ये जो डेप्रिसिएशन इस साल की है वो इसके अंदर ऐड है, जो हम करते होते हैं एडजस्टमेंट। तो इसमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है ही नहीं। आगे चलें फिर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक, इंश्योरेंस प्रीपेड, क्या करेंगे इसका? इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड में से माइनस, इसमें से माइनस इंश्योरेंस में से, और करंट एसेट। उसके बाद हीट एंड लाइट एक्रूड, हीट एंड लाइट के अंदर, और करंट लाइबिलिटी। रेट्स हैव बीन प्रीपेड, रेट्स में से माइनस, और करंट एसेट। फिर फर्दर बैड डेट्स, इसे कहते हैं एडिशनल बैड डेट्स। फिर द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी एडजस्टेड 5% ऑफ डेटर्स, 3%। ठीक हो गया। सबसे पहले, क्योंकि अभी अभी हमने ताजा पढ़ी है इसकी एडजस्टमेंट बैड डेट्स की, उसको परफॉर्म कर सकते हो आप। ठीक है, तो बताएं। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपके पास पहला टारगेट क्या होता है? कैरिड ऑन ऑफ प्रोविजन फाइंड करना। सबसे पहला टारगेट क्या होता है? कैरिड ऑन ऑफ। कभी कभी गिवन होता है 3% है जनाब। जल्दी से ऊपर डेटर्स ढूंढ लें, किधर है ये ट्रेड डेटर्स है जनाब। ये एडिशनल बैड डेट्स है, और ये 3% प्रोविजन है। जल्दी से मुझे कैरिड ऑन प्रोविजन का फाइंड करके दे दो। सब लोग कैरिड ऑन ऑफ प्रोविजन फाइंड करें, जो तरीका बताया था उससे। डेटर्स आपको 24,500 गिवन है, 3% प्रोविजन है। कितना? 720, 735। और 735 किसका है? आपका 735 है, और 720 है, 735 है। दो आंसर चल रहे हैं।
जी 735 है, 735 जवाब 750 गुड। और जी अब्दुल राफिक 735 रिजवान कैरी डाउन बताना, सिर्फ कैरी डाउन जी करना। 24,500 आपके डेटर्स हैं और फर्दर बैड डेट्स हैं 500, 24,000 आ गया और इसका लेना है हमने 3%, 720। अब आपने 735 कैसे निकाला? 24,000 जब भी फर्दर बैड डेट्स गिवन हो, एडिशनल बैड डेट्स गिवन हो, वो माइनस करके प्रोविजन लेनी है। और अगर फर्दर बैड डेट्स ना हो, फर्दर बैड डेट्स ना हो फिर डायरेक्ट। ओके की बात? आप हफ्ते को नहीं आए थे ना? हफ्ते को ना हमने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो छुट्टी करेगा उसको उसकी पक्की पक्की छुट्टी, ठीक है? आइंदा से कोई भी छुट्टी, क्योंकि आई कैप की डेट अनाउंस हो गई, पता चला? तो अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो फिर कवर नहीं होगा जी। और 720 का पता चला, 750 कैसे है? ऐड करके माशाअल्लाह, मतलब 500 बैड डेट्स हो गए, उन पर हमारी कोई शक नहीं है, तो कंफर्म हो गए, उसको निकाला। क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट में गिवन है ना, ये पहले माइनस नहीं हो चुके। वो जो ऊपर पड़ा हुआ है ना, ये बैड डेट्स ऊपर भी है मेरे ख्याल में, ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना, उसकी एंट्री पास हो चुकी होती है, वो पहले से माइनस हो चुके होते हैं, दोबारा एक्सपेंस में जाएंगे, लेकिन डेटर से दोबारा माइनस, जो एडिशनल होते हैं ना, वो एक्सपेंस में भी जाएंगे और डेटर से भी माइनस होंगे। ठीक होगी बात? बाकी तो सवाल हो गया। अब हमने करना क्या है, आपके पास एक ओपनिंग प्रोविजन भी है 512 और कैरियर कितना आया 720। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? कितने से इंक्रीज? 512 और 720 इंक्रीज हुई प्रोविजन या डिक्रीज? लो जी, सवाल आपका हो चुका है, वर्किंग हो चुकी है। अब हम सवाल शुरू करने जा रहे हैं। सवाल मतलब वर्किंग बाकी कोई मुश्किल नहीं रही। इसकी एंट्रीज मैंने अभी नहीं बताई, वो जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। आ जाए जनाब, अपने सवाल पे आ चलते हैं। मिस्टर शाय, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड कौन सा है हमारा? 30 अप्रैल 20x7। सबसे पहले सवाल आपके सामने है। मुझे लगता है जिस असाइनमेंट मैंने ये कही थी, ये आपने कम से कम इसके कुछ पेज आपने कॉपी के लाजमी करवाने थे, ताकि हार्ड फॉर्म में बेहतर रहता है। सेल्स ढूंढो कितनी है और मुझे बताओ। 25987। क्या रिटर्न इनवर्ड है? रिटर्न इन कितनी है? 135। 13 नहीं है? फाइव सिक्स 24। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड के बारे में दो बातें, या यहां से माइनस कर दो या अदर एक्सपेंस में जाकर ऐड कर दो।
यहां से माइनस कर दो या अदर एक्सपेंस में जाकर ऐड कर दो। अदर एक्सपेंस में लिख लो कितना 2306। लो जी नेट करके बता दो नेट रेवेन्यू कितना आ गया, कितना 251940 251940। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ जी ओपनिंग स्टॉक बताओ ढूंढ के। ओपनिंग स्टॉक कहां पर पड़ा ये 15654 15654 प्लस परचेजेस। परचेजेस बताइएगा 135680 माइनस रिटर्न आउट। रिटर्न आउट ये रिटर्न इन है, ये रिटर्न आउट है 1340 13407। फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में भी वही बात, या तो ऐसा करो कि इसको यहां पर माइनस कर दो या कहां पर लिख दो अदर इनकम में लिख। तो हम यहां ही माइनस कर देते हैं 1750। कैरेज इन है, कैरेज इन ऐड कर दो 4560 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये 62 है। क्लोजिंग स्टॉक 17750 17750। कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करो जल्दी से अपने अपने कैलकुलेटर से। अपने अपने कैलकुलेटर सारे लोग निकाल के बैठे ना, बंदा बोर नहीं होता कुछ करता रहे तो। 1229889 बाकी भी फाइंड करो साथ कि अगर कोई मसला आता है तो साथ साथ रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ जी जीपी आ गया। जीपी कैसे फाइंड होगा? सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दो 128951। ग्रॉस प्रॉफिट तक का काम गया हो। अब चलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस अदर या ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ जी लिस्ट एक दफा मैं बता देता हूं और फिर आपने लिखते जाना है, जिसकी एडजस्टमेंट है उसके ऊपर निशान लगा देते हैं, बाकी एज इट इज। हाँ जी इसकी वर्किंग हो चुकी है प्रोविजन की, डिस्काउंट अलाउड हो चुका है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो चुका है, कैरेज इन हो चुका है, कैरेज आउट एक, रेंट रेट एंड इंश्योरेंस इसकी एडजस्टमेंट है, रेंट की भी है और सॉरी इंश्योरेंस और रेट्स दोनों की है, तो दोनों ही प्रीपेड है, इसमें से माइनस हो जाएंगे। फिर हीट एंड लाइट की भी है, ये डायरेक्ट गिवन है, एडवर्टाइजिंग सैलरी बैड डेट्स वो एडजस्टमेंट हो गई उसकी भी, और डेप्रिसिएशन एंड पे। ठीक है तो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं हमारे एक्सपेंसेस? कैरेज आउटवर्ड से। कैरेज आउट कितना है? कैरेज आउट कितना है? 11830। फिर उसके बाद अगला एक्सपेंस रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। टोटल अमाउंट गिवन है मेरे भाई रेंट रेट एंड इंश्योरेंस की 25,973।
माइनस कर देंगे जो प्रीपेड रेंट है, सॉरी इंश्योरेंस 1120 और 5435 दोनों प्रीपेड है तो दोनों माइनस, 1120 भी माइनस कर दिया और 5435 माइनस करके बताओ कितना आ गया। 19418। उसके बाद है रेंट रेट एंड इंश्योरेंस के बाद हीट एंड लाइट, और उसका एक्रूड भी 1360 है। तो हीट एंड लाइट हमारे पास है जी 11 हीट एंड लाइट 11 010 11 प्लस 13 क्योंकि एक्रूड है तो प्लस करेंगे कितना 19 ये 73 है ओके ये 20 चलें जी। हीट एंड लाइट प्लस करके बताओ अच्छी 19418। हाँ जी 1110 में से 1360 प्लस करें 1 हीट एंड लाइट के बाद जनाब हमारे पास आ गया पोस्टेज वगैरह। पोस्टेज वो कितना है 2410। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग वो कितना है 5980। फिर उसके बाद सैलरी एंड वेजेस कितना 38521। उसके बाद बैड डेट्स ऐसे नहीं लिखने बैड डेट्स 2008 प्लस फर्दर प्लस चेंज इन प्रोविजन। तो यही है ना एसओसीआई में लिखने का तरीका, याद है एसओसीआई में लिखने का तरीका सारे बैड डेट्स प्लस माइनस चेंज इन प्रोविजन। प्रोविजन बढ़े तो प्लस, कम हो तो प्रोविजन तो बड़ी थी, कितनी बड़ी थी 512 और 720 का डिफरेंस 208। तो इस तरह से एक्सपेंस में लिखना है कितना 2716। बैड डेट्स के बाद आ गया डेप्रिसिएशन 12074। ला जी प्लस कर दो जी, हमारे सारे एक्सपेंस आ गए। पूछ लें अगर कोई बात पूछनी है तो, कुछ पूछना है तो पूछ लें। 105,319। इसके बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना 23631। क्या कोई अदर इनकम है सवाल के अंदर, कोई अदर इनकम या फाइनेंस कॉस्ट? चेक करो सवाल अपना, अदर इनकम या फाइनेंस कॉस्ट है? अगर नहीं है तो यही आपका नेट प्रॉफिट। अगर आपके पास फाइनेंस कॉस्ट और अदर इनकम नहीं है तो जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फिर यही नेट प्रॉफिट है। ठीक होगी बात? चलो जी आगे बढ़े फिर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड में 3-2 है पक्का। +1 लिख दूं या इसको 2 कर दूं? चलो जी, आगे बढ़ने लगे हैं मिस्टर शाय। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 30th April 20x7 डन जी मेरे भाई। हाँ जी, पहले एसेट्स में से नॉन करंट एसेट ढूंढे, गिवन है नॉन करंट एसेट गिवन है, ये देखें यही वाला है, ये उसकी कॉस्ट गिवन है, ये उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। अगर कोई और एसेट है अपनी बुक्स में देखें तो फिर वो भी बता दें। कोई और एसेट है अपने सवाल के अंदर देखें। फिटिंग ये फिक्सचर है, ये फीचर नहीं है। फिटिंग एंड फिक्सचर, टोटल अमाउंट है मेरे भाई 120,740 120,740 माइनस 63,020 63,020 कितना 57720। एक ही एसेट है या कोई और भी है, इसलिए उसको एंड पे लिख दिया। करंट एसेट्स जिसमें सबसे पहले हम लिखते होते हैं स्टॉक 17750, फिर हम लिख देते हैं डेटर्स। अब डेटर्स लिखने का तरीका किसको आता है, कैसे बताया? डेटर्स लिखने का तरीका, डेटर्स में से एडिशनल बैडर्स भी माइनस करते हैं और प्रोविजन का कैरी डाउन भी माइनस करते हैं। डेटर्स में से एडिशनल बैडर्स भी माइनस करके लिखते हैं और कैरी डाउन ऑफ प्रोविजन भी माइनस करके लिखते हैं। डेटर्स है मेरे ख्याल में 24,500 माइनस 500 माइनस 720 2328 समझ लग रही है। मेन बैडर्स है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बाकी तो सारा रिपीटेड है। फिर प्रीपेड है, दो प्रीपेड भी हैं, दोनों बता दो। एक है 1120 और एक है 5435। 1120 प्लस 5435 कितना 6555। फिर कैश और बैंक भी है, कैश और बैंक। कैश है मेरे भाई किधर है, ये कैश इन हैंड 534 और कैश एट बैंक 4440। तो 534,440 करेगा टोटल। इसका कर लोगे, इसका टोटल कर लोगे, करो। कोई और एक्सपेंस कैरेज आउट भी तो था, अच्छा सॉरी ये तो करंट ऐसे लिखा है, मैंने समझा कि शायद एक्सपेंस 52,559। लो जी टोटल एसेट हो गया। टोटल एसेट्स डबल 1,02,719 1,01,02,79। क्लियर?
आगे चले फिर। इक्विटी या लायबिलिटी? इक्विटी एंड लायबिलिटी। हाँ जी, इक्विटी के अंदर हमारे पास क्या चीज आ रही है? इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है? एक आता है कैपिटल। कैपिटल कितना है? 83887। फिर प्लस नेट प्रॉफिट 8 888 ऊपर 8 है, 63 नहीं है, 83887। और नेट प्रॉफिट कितना है? 23632। ड्राइंग्स हैं? ड्राइंग्स कितनी? 1844। इक्विटी आ गया 89079। नॉन करंट लायबिलिटी कोई है? नॉन करंट लायबिलिटी मतलब कि लोन नहीं। तो फिर चले जाते हैं करंट लायबिलिटी के ऊपर। ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स क्या? 19840। फिर तो एक एक्रूड भी तो है, कौन सा वाला? हीट एंड लाइट वाला। कितना? 13। और कोई लायबिलिटी है तो बताएं इसके अलावा, नहीं तो फिर टोटल कर दें। टू 1 2 टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। डबल 102 बराबर है। चलो जी, तो ये बेसिकली सवाल करवाया गया है आपकी बैड डेट्स की प्रैक्टिस करने की। बैड डेट्स के सवाल की प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। डन है? चलो जी, ये सवाल आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने खुद करना है। 2 3 कल का होमवर्क है। 2 3 4 मैं और करवाता हूं, पहले और मैं करवाता हूं। और डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन है, डिस्काउंट है, कमीशन, क्रेडिटर्स। ओके, मैं बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाने लगा हूं और आपका होमवर्क हो गया फिर 2 to 5। ठीक है, बल्कि 1 भी मैंने किया, वो भी आप दोबारा कर लेना। वो खुद से जब दोबारा करोगे ना तो फिर चीजें सही समझ आती हैं। अगर यहाँ पर मैंने करवा दिया, बस आपने समझा कि आपने भी कर लिया है, तो ये तो अभी हम मिलजुल के कर रहे हैं ना। जब अकेले बैठा होता है ना तो फिर बंदे को ख्वाब से भी डर लगता है, साय से भी डर लगता है, तो फिर तो यहाँ पर काफी सारी एडजस्टमेंट जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैं इसकी एडजस्टमेंट सिखा दूं आपको और उसके बाद फिर ये सवाल करते हैं। ठीक है, और जरा
न्यू एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट है जो सवाल के अंदर शायद अभी ना आए। एडजस्टमेंट नंबर 9, एडजस्टमेंट नंबर 9 जो 8 हो गई है वो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। नहीं आती ना से कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है। अच्छी बात है, अगर आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा आपको अकाउंटिंग पढ़ते हो, एंट्रीज भी पता चले कि क्या कैसे प्लस माइनस कर रहे हैं। कुछ एंट्रीज मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जब फिर वो चैप्टर करेंगे तो वो तो सारा चैप्टर फिर इधर ही हो जाएगा। जी करें बिस्मिल्लाह अगली एंट्री पे, अगली एडजस्टमेंट पे। गुड्स या ट्रेडिंग स्टॉक यूज्ड फॉर पर्सनल या प्राइवेट पर्पस। और ये एडजस्टमेंट में बताओ, याद रखें जो एडजस्टमेंट है वो चीज ट्रायल बैलेंस में भी हो सकती है। जैसे कि डेप्रिसिएशन पिछले सवाल के अंदर हमने देखा, वो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट भी होती तो क्या करते, एक्सपेंस भी लिखते और ऐसे में से भी माइनस करते। और अगर वो ट्रायल बैलेंस में थी तो सिर्फ एक्सपेंस लिखा, क्योंकि दूसरा इफेक्ट उसका हो चुका होता है। तो गुड्स आर ट्रेडिंग स्टॉक यूज्ड फॉर पर्सनल या प्राइवेट पर्पस। ये है क्या चीज भला, ये ड्राइंग्स। और ड्राइंग भी कौन सी, कैश वाली या गुड्स वाली, गुड्स वाली। और ये आपको बताया किस जगह पे, बताया किस जगह पे, एडजस्टमेंट में। कि एडजस्टमेंट में बताया गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया कि कुछ गुड्स आपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकाली हैं, उसकी एंट्री क्या होती है। ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। परचेजेस में से माइनस, ड्राइंग्स में जाकर प्लस। तो अगर कोई पर्सनल यूज के लिए आपने स्टॉक इस्तेमाल कर लिया, निकाला, तो उसका करेंगे क्या, एक तो ड्राइंग्स में, क्योंकि ड्राइंग्स तो है ये, और दूसरा माइनस कहां से करेंगे, परचेजेस में से। जस्ट लाइक परचेज रिटर्न, जैसे परचेज रिटर्न नहीं माइनस करते, ये भी किस नाम से माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स के नाम से। किस नाम से माइनस कर दोगे, ड्राइंग्स के नाम से माइनस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, परचेजेस में जाकर, सॉरी ड्राइंग्स के अंदर जाकर ऐड कर दो। ठीक है। और इसका आपको सवाल अभी प्रैक्टिकली इन बेसिक असाइनमेंट में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको फाइनल पे, जो फाइनल क्वेश्चन की मेन प्रैक्टिस है उसमें। नंबर 10 अगली एडजस्टमेंट। व्हेन ट्रेडिंग स्टॉक used for business purpose, एक है कि स्टॉक आपने किस लिए इस्तेमाल किया, अपने इस्तेमाल के लिए। एक इस्तेमाल किया बिजनेस का स्टॉक, बिजनेस के इस्तेमाल में लाया। इसका मतलब क्या है, क्या आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो फर्नीचर आपका क्या हुआ, एसेट या ट्रेडिंग स्टॉक। फर्नीचर आपका बिजनेस है, आप उसकी सेल परचेज करते हो, तो वो आपका स्टॉक है या आपका एसेट है, दोनों है। कैसे, फर्नीचर आप उसकी सेल परचेज करते हो, आप उसको नॉन करंट एसेट, मतलब नॉन करंट एसेट की बात कर रहा हूं, क्या वो स्टॉक है या नॉन करंट एसेट है। अब उसको आप नॉन करंट एसेट तो कह ही नहीं सकते भाईजान। नॉन करंट एसेट वो होता है जिसको आपने इस्तेमाल करना होता है, जिसको बेचना नहीं होता, जिसको अपने इस्तेमाल में रखा हुआ है और उसकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर हो। लेकिन ये स्टॉक तो आपने बेचने के लिए रखा हुआ है। जो बेचने के लिए स्टॉक रखा होता है वो क्या होता है, हमारा करंट एसेट होता है, और वो सेल परचेज होती है। अब हुआ ये, आपने ना अपना ऑफिस बनाया, उसमें भी आपको फर्नीचर रखना है, बाहर से खरीद के रखोगे क्या, ये अपने शोरूम से उठा के रख दोगे। अपने शोरूम से उठाओगे ना, जब अपने शोरूम से फर्नीचर उठा के रखोगे, जब वो आपका फर्नीचर ऑफिस में चला गया, तो अब स्टिल वो इन्वेंट्री है क्या, क्या स्टिल वो ट्रेडिंग स्टॉक है, नहीं, अब उसकी ट्रेड खत्म हो गई। अब वो
अपने इस्तेमाल में आ गया और ओनर के इस्तेमाल में नहीं आया, बिजनेस के इस्तेमाल में आया, तो फिर एंट्री क्या पास होगी भला? एसेट डेबिट परचेज क्रेडिट। वो नॉन करंट एसेट डेबिट, नॉन करंट एसेट डेबिट परचेज क्रेडिट। नॉन करंट एसेट में ऐड परचेज में से वो परचेजेस से निकल के किस में चला जाएगा? नॉन करंट एसेट में। बट क्या समझ रहे हो? जवाब मुंह दो क्या? शाबाश, हो गया, ठीक है, पक्का? मैंने एडजस्टमेंट से सारी आपसे सुननी है, ठीक है, तैयार कर लो। नॉन करंट एसेट डेबिट जो भी एसेट होगा, फर्नीचर होगा, गाड़ियां, मशीन कोई होगी। एक और भी है, कुछ लोग जो जाग रहे हैं उनके दिमाग में ये भी आ गया होगा कि सर ठीक है, फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर हमारा एसेट है, नॉन करंट एसेट डेबिट परचेज क्रेडिट। लेकिन अगर हमारा बिजनेस स्टेशनरी को, हम स्टेशनरी बेचते हैं, अब स्टेशनरी हमने कुछ अपने इस्तेमाल में, बिजनेस ने खुद इस्तेमाल कर ली, मतलब एक कॉपी निकाली, उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया, एक पेन निकाल लिया, एक स्केल निकाल लिया। अब स्टेशनरी तुम्हारा एक्सपेंस होता है, स्टेशनरी क्या होता है हमारा, और हमारा बिजनेस भी है। बिजनेस हुआ तो स्टॉक हुआ, और अगर हमने अपना ही स्टॉक इस्तेमाल कर लिया, ये भी अपना स्टॉक इस्तेमाल किया है, तो एसेट डेबिट परचेज क्रेडिट, और उसमें क्या होगा? स्टेशनरी डेबिट परचेज क्रेडिट। फिर ये स्टेशनरी एक्सपेंस में चला जाएगा, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा, परचेज में से माइनस होकर अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। ये परचेज में से माइनस होकर नॉन करंट एसेट में चला जाएगा, ये परचेज से माइनस होकर स्टेशनरी एक्सपेंस में चला जाएगा। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस होता है ना। देखो परचेज में से माइनस क्यों करते हैं? परचेज क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल। परचेज क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल। नींद आ रही है? पक्का? लेकिन आंखों से तो लग रहा है। फिर या तो आंखों को ना ग्लासेस पहन के आया करो कि मुझे नजर ना आए, नहीं तो फिर आपको आंखों में होनी चाहिए एनर्जी। देखें, कॉस्ट ऑफ सेल में हम परचेज लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल का लफ्जी मतलब होता है ये वो सेल, यानी स्टॉक की कॉस्ट है जो सेल हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है? जो मेरा स्टॉक सेल हुआ है उसकी कॉस्ट है ये। मैं कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस क्यों कर रहा हूं? कि ये स्टॉक सेल नहीं किया, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में होना भी नहीं चाहिए। ये स्टॉक मैंने सेल, अगर सेल करूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल में लिखूंगा, ये तो सेल किया ही नहीं। जब खरीदा था तो परचेज डेबिट किया था, लेकिन अब ये मैंने सेल, तो जब इस्तेमाल किया है तो फिर परचेज में से माइनस, और जिस मकसद के लिए निकाला है उधर जाकर लिख देंगे। पैसे नहीं देता, ये बड़ा अजीब सा लगेगा। है क्या करते हैं? उस सवाल का पता क्या है? पैसे का बिजनेस नहीं कहा आपने। नहीं, वो बात बोले पैसे का बिजनेस नहीं हुई है। बात ये हुई है कि अपना स्टॉक जब हमने अपना इस्तेमाल में लेकर आए, मतलब आपका फर्नीचर का बिजनेस है और आपने फर्नीचर उठाकर ऑफिस में रख दिया, तो उनका ये सवाल था कि अगर हम पैसे जैसे ऐसे समझे जैसे आपने उससे परचेज किया है, अपने आप से परचेज किया है पैसे, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली। ये बड़ा अजीब सा है कि ठीक है जनाब गले से पैसे निकाल के गले में रख दो, और ऐसा कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो कि जो आप पर्सनल यूज के लिए करके आए ना, तो लेकिन इस ट्रांजैक्शन को स्टैंडर्ड नहीं मानता। स्टैंडर्ड कहता है कि जो आपने, और आगे जाकर हमने एफआर 1 में ये भी पढ़ना है कि इसको किस वैल्यू पे लेना है। मैं सादा सी बात बताऊं, अगर आप एक 100 रुपए की चीज बाहर मार्केट में बेचते हो 120 रुपए की, ठीक है, अब आपने यही 100 रुपए वाली चीज खुद इस्तेमाल कर ली, तो नुकसान तो आपका 120 का हुआ ना। बिकनी किसकी थी? 120 पे बिकनी थी, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि आपने इसको 100 रुपए पे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि 20 रुपए तो वो आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है फिर अगली कहानी। तो इसलिए अभी जितना एक हम बर्दाश्त कर सकते हैं ना, बस उतना, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम पढ़ेंगे तो वो चीजें आगे से आगे निकलती जाएंगी। जी बता दिया है,
वो तो थोड़ा सा इसलिए बताया जाता है कि आइडिया हो कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होते कि जो अभी हमने अर्न ना किया हो, लेकिन वो बुक्स के अंदर आ जाए, इसको अभी छोड़े। अब आगे चलते हैं 11वीं एडजस्टमेंट पे। ये आज के सवाल की एडजस्टमेंट है। ये अभी एक चीज आएगी जनाब आपके पास आपकी जिंदगी में, उसे बोलते हैं काउंट्रा सेटलमेंट। ये हम ना फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं और ये सारे डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर पढ़ाया जाता है, हर चैप्टर के अंदर ये, क्योंकि हम डायरेक्ट जंप लगा चुके हैं फाइनल अकाउंट पे टाइम की वजह से, और इस वजह से हम फिर वो सारा जब यहां पर पढ़ लेंगे तो जब वहां पर पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी। काउंट्रा सेटलमेंट का मतलब क्या है? सपोज दैट एक है मिस्टर बबलू भट्ट, मिस्टर बीबी, ठीक है, मिस्टर बबलू भट्ट। अब ये बंदा है, इसको हम सेल भी करते हैं और इससे हम परचेज भी करते हैं। हम इसको सेल भी करते हैं, हम इससे परचेज भी करते हैं उधार पे। इसका मतलब हुआ कि ये हमारे सेल्स लेजर में भी होगा और ये हमारे परचेज लेजर में भी होगा। एक और सवाल यहां पर बताने लगता हूं, सेल्स लेजर जनाब डेटर अकाउंट का दूसरा नाम है और परचेज लेजर क्रेडिटर अकाउंट का दूसरा नाम है। कुछ लोग कहते हैं सेल लेजर इज द अनदर नेम ऑफ सेल अकाउंट, तो गलत, जवाब भी गलत और नंबर भी 2 गए। पेपर में सवाल आता है ये, सेल लेजर इज अनदर नेम ऑफ द डेटर अकाउंट और परचेज लेजर इज द नेम ऑफ द क्रेडिटर अकाउंट, लेकिन लगते नहीं है ना। हम कहते हैं सेल लेजर सेल अकाउंट होना चाहिए, परचेज लेजर परचेज अकाउंट होना चाहिए, ये हमें लगता है, लेकिन ये बुक्स में ऐसा नहीं है। लो जी, बबलू भाई साहब हमारे डेटर भी हैं, हमारे क्रेडिटर्स भी हैं, मतलब इससे हम चीजें खरीदते भी हैं, इसको बेचते भी हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो सकती है हमारी। मतलब सपोज दैट ये बबलू भाई साहब गन्ना काश्त करते हैं, हाँ तो वो उसके अंदर करेंगे पहला पार्ट वो हमें सिटी का नहीं वो भी करना, कर दो कर दो कर दो। तो आपने भी ये बता दें कि वो क्वेश्चन नहीं कर दो कर दो। हाँ जी, हम इसे गन्ना परचेज करते हैं और गन्ना को गुड़ शक्कर या चीनी बनाकर वापस बेचते हैं, तो बबलू चीनी खाता है। तो हमारी क्लास में कोई बबलू नहीं है, याद रखें। अच्छा बट है वो एक अलग बात है, ये वो बट नहीं है, ये बबलू नहीं है। अच्छा चले, अब हुआ ये, हम इसके साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, हम गन्ना खरीदते हैं, शुगर बेचते हैं, या कोई भी एक चीज खरीदते भी हैं उधार पे, इसको बेचते भी हैं, मतलब एट द सेम टाइम ये हमारे सेल्स लेजर में भी है और परचेज लेजर में भी है। हुआ ये, इस भाई साहब से हमने 4000 रुपया लेना है और इसका 4000 ही देना है, मतलब सेल परचेज इस तरह से हुई कि हमारे रिसीवेबल में भी ये 4000 से पड़ा है, हमारे पेएबल में भी। हम इसको सेट ऑफ करना चाहते हैं, सेटलमेंट, सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब है कि जो हमारे रिसीवेबल और पेएबल है वो सेटल डाउन हो जाए। तो 4000 लेने हैं 4000 देने हैं, तो क्या करना चाहिए? खत्म, रिसीवेबल भी खत्म, पेएबल भी खत्म, मानूर एंट्री क्या पास होगी? इस 4000 से एंट्री बनाओ। हद तो इस बात की है कि जो चीज आपको आती होती है वो बतानी नहीं आ रही होती। पेएबल डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। तो भाई साहब आप अपनी बुक्स में एंट्री पास करोगे, आपके रिसीवेबल कम हो गए, खत्म हो गए, आपके पेएबल भी खत्म हो गए, जो लेने वाले थे वो भी खत्म, जो देने वाले थे सेटल ऑफ हो गए ना। 4000 लेना है 4000 देना है, तो रिसीवेबल में 4000 लिखा हुआ है वो खत्म कर दोगे, तो क्रेडिट करोगे या डेबिट? रिसीवेबल को खत्म करना है, क्रेडिट, क्योंकि रिसीवेबल हमारा एसेट होता है।
और पेएबल हमारी लायबिलिटी होती है, उसको भी खत्म करना है, उसको कैसे करेंगे? डेबिट। नहीं पता चला अभी? एक शख्स जब हमारा रिसीवेबल भी हो और पेएबल भी हो, अगर सेम अमाउंट से हो तो हम सेटल डाउन कर देते हैं, सेट ऑफ कर देते हैं। सवाल के अंदर लिखा हुआ है सेट ऑफ कर दो। जब सेट ऑफ करेंगे तो रिसीवेबल में से माइनस, पेएबल से भी माइनस, और एंट्री क्या होगी? अकाउंट पेएबल टू अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल टू अकाउंट। इस सवाल के अंदर किस अमाउंट से होगी? 4000 से। सिचुएशन नंबर 1 था ये, केस नंबर 1। केस नंबर 2, केस नंबर 2, बबलू हमारे रिसीवेबल में था 8000 से और पेएबल से था 5000 से। मतलब मिस्टर बबलू से हमने लेने कितने हैं? 8000, देने कितने हैं? 5000। हम कहते हैं सेट ऑफ कर दो। क्या मतलब हम 8000 छोड़ दें और वो 5000 छोड़ दे? ऐसा होगा? सेट ऑफ कैसे होगा? सेट ऑफ किस अमाउंट से होगा पहले तो ये बताओ। 3000 से सेट ऑफ, या 5000 से, या 8000 से? सेट ऑफ किस से होगा? मतलब कौन सी अमाउंट खत्म कर देंगे? मतलब 5000 सेट ऑफ हो सकता है? मतलब हम 5000 लेना छोड़ दें और 5000 देना छोड़ दें, ऐसा हो सकता है? या 3000 सेट ऑफ करना है तो 5000 सेट ऑफ हो सकता है, 8000 सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो हम 5000 सेट ऑफ कर देंगे। तो सेट ऑफ की एंट्री क्या होती है? अकाउंट पेएबल टू अकाउंट, मतलब रिसीवेबल से भी 5000 माइनस, पेएबल से भी 5000 माइनस, लोअर अमाउंट से। किस अमाउंट से? लोअर अमाउंट से। एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री सेम, अकाउंट पेएबल टू अकाउंट, लेकिन दूसरे केस में अमाउंट कौन सी इस्तेमाल होगी? 5000। केस नंबर 3 जी, क्योंकि हमारे लायबिलिटी भी कम हो रही है और एसेट्स भी कम हो रहा है। सेट ऑफ किया ना 5000 का, लेने वाले छोड़े, रिसीवेबल भी खत्म हो गया, पेएबल भी खत्म हो गया। अच्छा, बाकी कुछ लोगों का दिल करता है सच बाकी 3000 का क्या होगा? वो रहेगा, हमारे रिसीवेबल जो लिखे होंगे उसमें से 5000 निकला है ना अभी, 3000 तो स्टिल बुक्स के अंदर है, वो दे देगा तो वो उसकी एंट्री भी पास कर देंगे, कैश डेबिट, बबलू क्रेडिट। क्या ये वाला केस कौन सा? केस 2। हमने बबलू को से लेने हैं, हमारे बबलू डेटर अकाउंट में है 8000 और क्रेडिटर में है, मतलब आपने बबलू से 8000 लेना है, 5000 देना है। आप कहते हो अच्छा जितना सेट ऑफ हो सकता है वो तो करे, मतलब लेने देने वाले जो सेट ऑफ हो सकते हैं, तो कौन सी अमाउंट हो सकती है? आप 8000 सेट ऑफ हो सकती है, मतलब आपने उससे 8000 लेना है। आप कहते हो जी अच्छा तू मेरा 8000 ना दे, मैं तेरा 5000 नहीं देता, बराबर बराबर, ऐसा होगा? क्या होगा फिर? कितने पैसे सेट ऑफ करोगे? सेटल कितने करोगे बबलू से? पक्का डर डर कर क्यों बता रहे हो? नहीं कहता कि बबलू आपको कुछ। 3000 करेंगे ना? हैं? 3000 सेट ऑफ करेंगे भाई, तेरा 3000 गया, मेरा 3000 गया, तो भाई पूरा सेट ऑफ करो ना। 5000 करेंगे, रिसीवेबल भी खत्म हो गया, तेरा लेने वाले भी 5000 खत्म, देने वाले भी खत्म, तेरे रिसीवेबल भी 5000 से कम और तेरे पेएबल भी 5000 से कम। ठीक है, अब सिचुएशन चेंज होने जा रही है केस 3 में। हमने बबलू के देने हैं 2000 लेने उससे, और उसका देना है 6000। हाँ जी, अब अली ही बताएगा कि अब हम कहते हैं बबलू और आप कहते हो जी सेटल ऑफ कर दो, सेट डाउन, जितने सेट ऑफ हो सकते हैं कर दो, मतलब रिसीवेबल भी खत्म, लिए दिए बगैर, लिए दिए कैश फॉर्म में ले देगा तो फिर उसकी कैश की एंट्री पास होगी ना। सेट ऑफ का मतलब होता है कि जो उनमें से सेट ऑफ हो सकते हैं। हाँ जी बताओ, 6000 से करेंगे, 4000 से करेंगे? बोलना नहीं है किसी ने अली के अलावा। ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर फेंकूंगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि अली भाई साहब की हालत क्या है। क्या रिपीट कर? हाँ जी, देखिए 2000 रिसीवेबल है, मतलब बबलू से हमने लेना है, 6000 बबलू को देना है। नाउ यू आर डिसाइडेड टू म्यूचुअल विद म्यूचुअल कंसेंट कि इसको सेट ऑफ को तो करें ना कम से कम। तो बताओ किस अमाउंट से सेटल डाउन या सेट ऑफ कर दोगे, 4000 से या 6000 से?
उसको 4,000 से करेंगे सर। 4,000 से करेंगे? 2,000 से करेंगे? तो बबलू तू बता, बताओ किस अमाउंट से सेटल ऑफ करोगे? आपका लेना देना है ना, कोई पैसा नहीं लेना, जो पहले से हो सकते हैं ना सेट ऑफ, वो करने हैं। वो कौन सी अमाउंट हो सकती है? अली ने कहा 4,000, आप बताओ। 2,000। रिजवान, अच्छा किसी के दिमाग में 2,000 के अलावा ये 2,000 के अलावा कोई बात है? नहीं, क्योंकि 2,000 ही हो सकता है भाई। उससे हमने 2,000 लेना है, उसका हमने 6,000 देना है, सेट ऑफ तो 2,000 से हो सकता है। अगर हम कहते हैं 4,000 से कर दो, ओ भाई 4,000 तो हमने लेने ही था उससे, 4,000 से कैसे सेट ऑफ हो सकता है? मतलब 4,000 कम कर देंगे कैसे? हमने तो उससे लेने ही 2,000 है, वो हमारा साथ नहीं फाड़ देगा? तो तू मेरे लाइबिलिटी से 4,000 कम कर रहा है, देना तूने मेरा 2,000 है, तो 2,000 से ही सेटल ऑफ हो सकता है। तो एंट्री क्या पास होगी इसकी भला? एंट्री हुई अकाउंट पेएबल टू अकाउंट रिसीवेबल। अब अमाउंट कौन सी हुई? लो जी, काउंट्रा सेटलमेंट हमेशा लोअर अमाउंट से होगी। काउंट्रा सेटलमेंट या तो दोनों अमाउंट सेम है तो उसी से सेट ऑफ कर दो, और अगर दो डिफरेंट अमाउंट है। अच्छा पहले ना होता ये है, मैं सिर्फ उन लोगों से पूछता हूँ कि जो दिमागी तौर पर ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ना शार्ट सर्किट है, मतलब कहीं फुप्पो के घर चले गए फिर वापस आ गए, फुप्पो के घर चले गए फिर वापस आ गए, तो फिर ना उनका पूरा कनेक्शन नहीं होता, इसी वजह से। अदरवाइज सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि ये कितनी एक मजाहतन बात है, कि इतनी आसान बात क्यों नहीं समझ लग रही। वजह क्या होती है? उसने सुनी नहीं होती। प्रेशर डाल के चले, बात समझ लग गई। जब भी आप लोगों ने एक ही बंदा आपका डेटर हो और क्रेडिटर हो, उसकी अमाउंट सेटल ऑफ करना हो, क्योंकि वो रिसीवेबल में भी होगा, वो पेएबल में भी होगा। रिसीवेबल में से भी माइनस करेंगे, पेएबल से भी माइनस करेंगे। कौन सी अमाउंट माइनस करेंगे? दोनों बराबर हैं तो फिर तो वही अमाउंट, और अगर दो डिफरेंट अमाउंट है तो सेट ऑफ कोई लोअर अमाउंट सकती है। ठीक होगी बात? ये बात याद रहेगी। सर वो कहते हैं कि पिछला साल पीछे रहने दो, अगो नगदो नकदी, तो उसकी क्या एंट्री? जो अगो नकदो नकदी होगा ना, उसकी कैश की एंट्री होगी। पिछला हमारा रिसीवेबल और पेएबल रहेगा एज इट इज। वो डिफरेंस का नहीं, वो तो या तो वो ना सेट ऑफ करे ना, सेट ऑफ करेंगे तो पेएबल से और रिसीवेबल में से माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आओ। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 12। अच्छा कुछ एडजस्टमेंट है जो, एक तो एडजस्टमेंट वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि उसका सवाल है तो इसलिए मैं बता रहा हूं, और ये आईकॉम बीकॉम में भी है, और बहुत अजीब है, ये प्रैक्टिकली गलत है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। लेकिन क्योंकि अब बुक में आपके मैंने ये सवाल पिक किया हुआ है, और मैं पहले भी आपको कहा था कि सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको पढ़ाया, ये आपका अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। और इसी तरह से मैं कुछ ये एक तो बता रहा हूं ना, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर, ये है एडजस्टमेंट हमारी। किस चीज की? नहीं, कुछ एडजस्टमेंट तो मैं वैसे ही ना फजूल में पढ़ाई जा रहा हूँ, वो एडजस्टमेंट है ही नहीं, वो इसलिए ताकि ना, वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि वही आपकी इज्जत के लिए, कि कल को अगर आप आईकॉम वाले बंदे को कोई सवाल वो आपसे पूछे और आपको पता ही ना हो, फिर हमें बेइज्जती खराब हो जाएगी आपकी। टोटल छोड़े, पढ़ते जाए बस। डिस्काउंट और डेटर्स, नहीं आपकी इज्जत के लिए, आपसे कोई आईकॉम वाला सवाल पूछे और आपको पता ना हो तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। डिस्काउंट और डेटर्स जी, जरा खामोशी। डिस्काउंट और डेटर्स का मतलब प्रैक्टिकली तो इसका बहुत बड़ा मतलब है, लेकिन आपको बस ऐसे ना एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं। असल में होता ही है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये है कैश डिस्काउंट। क्या है? कैश डिस्काउंट का दूसरा नाम होता है प्री पेमेंट डिस्काउंट।
अर्ली पेमेंट या प्री पेमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट या प्री पेमेंट डिस्काउंट? जी जनाब, अर्ली पेमेंट या प्री पेमेंट डिस्काउंट। हुआ ये कि एक तो होता है ना डिस्काउंट अलाउड गिवन है सवाल के अंदर, वो यही होता है। एक होता है कि हम ना अक्सर ऑफर करते रहते हैं अपने कस्टमर को कि भाई साहब जो बंदा 30 दिन वाला बंदा 10 दिन में पैसे दे देगा ना, 30 डेज वाला बंदा जो 30 दिन की उधार पे गया है वो 10 दिन में पैसे दे देगा, हम उसको 5% माफ कर देंगे, 5% उनको डिस्काउंट दे देंगे। अब हुआ ये कि हम अक्सर ये करते हैं और लोग उसमें से कोई 80% बंदे या 90% बंदे वो पैसे पे भी कर देते हैं, डिस्काउंट ले लेते हैं। तो डिस्काउंट तो हमारा एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ऑडिटर हमसे पूछता है कि भाई साहब आप जो डिस्काउंट देते हो तो प्रैक्टिकली पास्ट एक्सपीरियंस अपना बताओ कि कितने फीसद आपका डिस्काउंट हो जाता है डेटर्स का। हमने कहा जी कोई 4% हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। कहता है तो ठीक है, फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, आप अगले साल भी इतना क्रिएट करो कि लोग 4% डिस्काउंट लेंगे, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बिल्कुल ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होता है। अगर सवाल के अंदर एडजस्टमेंट में डिस्काउंट बताया हो कि 3% एस्टिमेटेड है, प्रोविजन है उसकी, तो आप क्या करोगे? डेटर्स का 3% लोगे और 3% लेकर डेटर से भी माइनस और एक्सपेंस में लिखेंगे या इनकम में लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होती है, इनकम एक्सपेंस, लेकिन डिस्काउंट अलाउड तो हम दो जगह पे आप प्लान है, या तो सेल में से माइनस। तो जनाब डिस्काउंट ऑन डेटर्स की एंट्री में लिखने लगा हूं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। हाँ जी, ये डेटर में से माइनस हो जाएगा और ये डिस्काउंट अलाउड में जाकर प्लस हो जाएगा। ये डेटर में से माइनस हो जाएगा, दूसरा डिस्काउंट अलाउड में से प्लस हो जाएगा। अच्छा एक बात बस जनरल कॉन्सेप्ट है, हमने प्रोविजन भी तो लेनी होती है ना। डिस्काउंट अलाउड प्रोविजन यानी एडजस्टमेंट वाली बात कर रहा हूं, एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है वो नहीं। अगर एडजस्टमेंट में डिस्काउंट अलाउड आता है, प्रोविजन भी लेनी है, डिस्काउंट अलाउड भी है, एडिशनल बैड डेट्स भी है। एक बात सीखी हुई है कि एडिशनल बैड डेट्स माइनस करके प्रोविजन लेनी है। तो बताओ डिस्काउंट माइनस करके प्रोविजन लेंगे या डिस्काउंट पहले प्रोविजन लेंगे बाद में डिस्काउंट? डिस्काउंट हमें माइनस करके प्रोविजन लेनी चाहिए या नहीं? हाँ जी, पहले प्रोविजन ले लें बाद में डिस्काउंट लें, या पहले डिस्काउंट बाद में प्रोविजन? चलो सवाल में बताऊंगा, परेशान हो गए, ये सवाल करता हूं करवाता हूं तो फिर बताता हूं। अच्छा ये फजूल एडजस्टमेंट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर ये गलत है, ये ओनली फॉर आईकॉम, ओनली फॉर आईकॉम के अंदर है तो इसलिए बता रहा हूं, या बीकॉम के अंदर। हमारा इसके साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर होता क्या कि हमें डेटर को जल्दी पैसे दे दें, क्रेडिटर को सॉरी, हम क्रेडिटर्स को जल्दी पैसे दे दें। ये प्रोविजन इसकी होती ही नहीं है, बेसिकली हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रूडेंस कांसेप्ट कहता है इनकम ओवरशेड नहीं कर सकते। तो डिस्काउंट सिर्फ एक्सपेक्टेड इनकम नहीं लिखने की इजाजत, एक्चुअल इनकम लिखने की इजाजत है। एक्सपेक्टेड इनकम नहीं लिख सकते कि अच्छा हम लोगों को जल्दी पैसे दे देते हैं, अगले साल भी दे देंगे तो हमें इतनी इनकम हो जाएगी। वो कहता है जब दोगे ना तब देखी जाएगी, अब भी नहीं। प्रूडेंस कांसेप्ट हमें कहता है। तो जनाब इसका वैसे एंट्री बता देता हूं, क्रेडिटर्स डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। लेकिन ये सवाल आपको कभी भी पेपर में नहीं आ सकता। क्रेडिटर में से माइनस और डिस्काउंट रिसीव्ड में जाकर अदर इनकम में या परचेज में से माइनस कर दो, या तो अदर इनकम में लिख दो या इसको परचेज में से माइनस कर दो। आज की मेन जो एडजस्टमेंट है हमारी वो है काउंट्रा और डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आइएगा, जरा पढ़ते हैं इसको। पढ़ने का ही हमारे पास बस टाइम है। परचेज एंड सेल
क्या मतलब है? परचेज एंड सेल इकट्ठा ही। कैसे पता चलेगा कि परचेज कौन सी है और सेल कौन सी है? डेबिट साइड पर परचेज होगी और क्रेडिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक, सेल्स एंड परचेज रिटर्न। तो ये सेल्स, तो ये है आपकी परचेज रिटर्न, सॉरी ये सेल रिटर्न और ये परचेज रिटर्न। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर वेजेस, सैलरीज, कैरेज इन, एडवर्टीजमेंट, बिल रिसीवेबल हमारा करंट एसेट, बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी, ऑफिस इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, wrote down, debtor and creditors, rates and taxes, office electricity expenses, telephone, cash at bank, printing and stationery, furniture, petty cash हमारा करंट एसेट होता है। प्रीपेड प्रिंटिंग, क्या करोगे प्रीपेड का? जल्दी बताओ, प्रीपेड, इस प्रीपेड प्रिंटिंग का क्या करोगे? ऊंचा माइनस कर देंगे कहां से और ऐड करेंगे करंट एसेट। वो छीको, ये ट्रायल बैलेंस है, इसको किसी एक जगह पे लिखना है। ये हमारा करंट एसेट है, प्रीपेड हमारे करंट एसेट्स होते हैं। एडजस्टमेंट में कोई चीज हो उसके दो इफेक्ट लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में कोई चीज हो तो उसका एक इफेक्ट लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है प्रीपेड प्रिंटिंग, तो ये सिर्फ हमारा करंट एसेट है। इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब इंस्टॉलमेंट ही होता है। कैरेज आउट बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमारी फाइनेंस कॉस्ट और कैपिटल। आओ जरा यहां पे क्लोजिंग स्टॉक आपके बारे में पता है। डेप्रिसिएशन 7.5% फर्नीचर का और 10% इक्विपमेंट का। बताओ क्या करोगे? इनकी परसेंटेज लेके एक्सपेंस में भी लिखेंगे और अपने अपने एसेट में से माइनस भी करेंगे। डन। एक्सपेंस में भी लिखेंगे, अपने अपने एसेट में से माइनस भी करेंगे। नंबर 2, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%, ये कैरी ऑन के लिए है। इसको अभी होल्ड करो, ये मैं आपको करवाता हूं। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी करते हैं। कमीशन 1300 अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, कमीशन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। अर्नड इनकम है या अक्रूड इनकम है? ये क्या हुआ? लिखा हुआ है कमीशन अर्नड, आप कहते हो अनअर्नड, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड है। तो इनकम में ऐड करंट एसेट, इनकम में ऐड करंट एसेट। फिर टैक्स 8% पेड इन एडवांस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, प्रीपेड है, एक्सपेंस में से माइनस और करंट। आओ जरा सारे छोड़े, अपनी असाइनमेंट को छोड़े, इधर स्क्रीन की तरफ देखें जी। क्रेडिटर्स इंक्लूड, क्रेडिटर्स के अंदर a debt of rupees 4000 to Mr. Naik, who is also included in the list of debtor। एक मिस्टर नाइक जो कि हमारे डेटर में भी है और हमारे क्रेडिटर में भी है। डेटर में है 4000 से, क्रेडिटर में है एंड देयर इज टू बी सेट ऑफ बिफोर कैलकुलेटिंग प्रोविजंस, कहते उसको सेट ऑफ करो। तो 5000 को कर दें या 9000 को कर दें? 4000 को डेटर से भी माइनस, क्रेडिटर से भी माइनस। जब आप लिखोगे ना ट्रेड क्रेडिटर्स 4000 माइनस करके, जब ट्रेड डेटर्स 4000 से। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा तूफान है ना वो प्रोविजन में है। आओ जरा डेटर की अमाउंट मुझे बता दो, जल्दी से डेटर की अमाउंट बता दो। डेटर्स ढूंढो, डेटर्स 40 मिल गया। सबसे पहले इसमें से काउंटरा माइनस कर दो क्योंकि ये डेटर अब खत्म हो गया है। बाकी बच गया 41,000, बाकी बच गया 41,000। ओके, अब 41,000 में से एडिशनल बैड डेट्स माइनस करके प्रोविजन लेनी है। प्रोविजन हमेशा एंड पे याद रखो, चले आखिरी थी, प्रोविजन हमेशा एंड पे। जो कुछ डेटर के साथ कर सकते हो कर। और डेटर के साथ कुछ हो रहा है? डिस्काउंट
डिस्काउंट भी तो है, और डेटर का डिस्काउंट भी तो है, डेटर का डिस्काउंट भी तो है। एडिशनल बैड डेट्स हैं नहीं, तो फिर डिस्काउंट ले लो। डिस्काउंट कितना है? 2%। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें जल्दी पैसे दे देने हैं। जो लोग जल्दी पैसे दे देंगे उन पर भी डाउट क्रिएट करें। जिन लोगों ने हमें उम्मीद है ये जल्दी पैसे दे देंगे, क्या उन पर भी शक है कि हो सकता है ना दें? उन पर फिर शक नहीं है। जिन पर आपको ये उम्मीद है, ये तो फिर कंट्राडिक्शन होगी कि हमें ये लगता है कि वो पैसे हमें अर्ली पे कर देंगे और डाउट है कि दे ही ना। तो फिर अर्ली पेमेंट वाला कौन सा आपका एस्टिमेट हुआ? तो पहले हम क्या करेंगे, इसका 2% लेंगे। लो जरा 2% इसका कितना? 120 820। ये भी माइनस करो तो आप 41,000 में से 820 माइनस करो, कितना? 40,180 मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का रेट क्या है? 5%। अब इसका 5% लेते हैं। 200 ये है आपका कैरिड। तो जब भी डेटर्स में कुछ आ जाए पहले सब कुछ एडजस्ट कर दो, जो कुछ हो रहा है एंड पे रखो डिस्काउंट और प्रोविजन को। वैसे आपके पेपर में डिस्काउंट आएगा भी नहीं, लेकिन काउंटर आ सकता है, काउंटर सेटलमेंट आ सकती है, डिस्काउंट नहीं आएगा। और भी कुछ चीजें अगर हो तो डेटर में से जो कुछ एडजस्ट हो सकता है पहले करो, फिर उसके बाद आपने कैरिड ऑन ऑफ प्रोविजन लेना। प्रोविजन से पहले डिस्काउंट को निकालो। हाँ ठीक होगी बात। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले प्रोविजन ले लेते हैं बाद में डिस्काउंट ले लेते हैं, वो मेरे ख्याल में तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हाँ कुछ लोग ऐसे हैं तो कि डिस्काउंट एंड पे लेते हैं। मुझे याद आ गया बिल्कुल, वो क्या करते हैं, जैसे इसी सवाल में देखें 45,000 को माइनस कर दो 4,000, ठीक है, बाकी बच गया 41,000। वो पहले इसका 5% ले लेते हैं। कितना आ गया? 5% कितना आ गया? 20। ये आ गया कैरिड ऑन। फिर 41,000 में से 2050 माइनस करो, 41,000 में से 2050 माइनस करो 3895। इसका वो 2% लेते हैं डिस्काउंट। उनका मानना क्या है, पहले इसका कर लो जरा 777, ये आ गया डिस्काउंट। अब दोनों के अलग अलग थॉट्स हैं, और जो आईकॉम के अंदर इस्तेमाल होता है वो ये तरीका है, उसका मैं आपको तरीका भी बता देता हूं कि वो क्या करते हैं। उनका भी मानना ठीक है कि वो ये कहते हैं कि जनाब हम ना डिस्काउंट उसको लेने जो प्रोविजन वाले पहले निकाल देते हैं, जिन लोगों ने पैसे देने हैं ना उनमें से है कि अर्ली पेमेंट किसने करनी। फिर वो इस एक लफ्ज बोलते हैं एंड, कहते हैं पहले एडिशनल बैड डेट्स या कोई एडिशनल चीज है वो माइनस करो, फिर न्यू प्रोविजन लो, फिर डिस्काउंट लो। पहले एडिशनल बैड डेट्स और एडिशनल चीजें वो माइनस कर दो, जैसे कोई काउंटरा है, कोई एडिशनल बैड डेट्स है, फिर कौन क्या लो? प्रोविजन, और फिर क्या लो? डिस्काउंट। तो अब मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेस्ट है, इसको रहने दे, क्योंकि मुझे याद आ गया कि ये आपने पहले प्रोविजन बाद में डिस्काउंट। अब आप आ जाओ जरा, सवाल तो आपका हो गया, ये एडजस्टमेंट होगी, तो ये आपने कल सवाल करने हैं पहले 5, ठीक है। और इसमें ना जैसे सीक्वेंस में सबसे मुश्किल सवाल ये है, फिर उससे थोड़ा सा कम मुश्किल क्वेश्चन नंबर 5 है, और जो 2, 3 है वो आसान से सवाल है। तो बस ये प्रैक्टिस करते हुए ना, क्योंकि और हमारे पास टाइम कम है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म करवा रहा हूं। ओके जी, कल फिर इंशाल्लाह